अगर आप कॉलोनी बनाए हुए हैं तो इसका मतलब है आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मैन पावर चाहिए। किसी को आप अगर अपने इम्पैक्ट रखना चाहते हैं तो मैन पावर चाहिए, और मैन पावर जो है वो ब्रिटेन के पास है नहीं। मैन पावर किसके पास है, हमारे पास और चाइना के पास। दो ही लोग हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे लगातार कितने सालों से, है कि नहीं। तो फिर इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि इंडिया से कैसे हम लोगों को वर्ल्ड वॉर में मतलब ये करें, वर्ल्ड वॉर में जो है यहाँ से रिक्रूट करें लोगों को, इंडियन लोगों को, और वर्ल्ड वॉर को हम लोग जीते। इसके लिए उनको सबसे अच्छा जो फिगर है वो दिखा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को अप्रोच किया गया और महात्मा गांधी से कहा गया कि बाबा ऐसा है कि अगर आप हमें अभी सपोर्ट करेंगे जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और इस सपोर्ट करने के कारण अगर हम लोगों की विजय होती है, हम लोग जीतते हैं, तो फिर आपका जो भी डिमांड है वो सब डिमांड हम पूरा कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि महात्मा गांधी को इन लोगों ने बुला के मीटिंग लिया, बोला आप जो है अगर इंडियन को प्रमोट करेंगे कि भाई आ जाओ वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, और हम लोग वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं, तो आपका जो भी डिमांड रहेगा वेलफेयर का और जो भी स्कीम आप चाहते हैं इंप्लीमेंट करवाना, वो सब हम जो है मान लेंगे। तो आपको बस इसको प्रमोट करना है। तो गांधी जी बोले चलो ठीक है। तो गांधी जी सब जगह जा जाके सब लोगों को भर्ती करवाने लगे, जिसके कारण जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट भी गांधी जी को बोला जाता है। मतलब रिक्रूटमेंट करने वाला सार्जेंट, गांधी जी को एक टाइटल भी दिया गया। तो क्या हुआ कि सब लोग आए, युद्ध लड़े और लास्ट में ब्रिटेन की जीत हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और हम लोग क्या सोच रहे थे कि अब जो है वेलफेयर स्कीम और ये सब जो है इंप्लीमेंट होने वाला है, लेकिन होता क्या है, आ जाता है क्या क्या आता है, कोई बताएगा? काला कानून। हाँ, रॉलेट एक्ट। विभाग को याद है इसका मतलब। रॉलेट एक्ट आता है, और रॉलेट एक्ट क्या होता है, काला कानून। काला कानून का मतलब ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ मतलब एक ऐसा कानून लेके आए हैं रॉलेट एक्ट के तहत कि किसी को भी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, और इसके कारण जिसको मन चाहे उसको उठा लो और जेल में बंद कर दो। ये मिला हम लोगों को रिवॉर्ड अगर हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था तो मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को धोखा दिया गया ब्रिटेन के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब यहाँ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया तो हम लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो संविधान बनाएगी। तो उसके लिए फिर इन लोगों ने क्या बोला, ब्रिटेन ने, कि चलो फिर से जो है इन लोगों को मामू बनाते हैं। और ब्रिटेन वाले आ गए गांधी जी के पास या नेहरू के पास या कांग्रेस के पास, डिमांड रख दिए। तो फिर इन लोगों ने उस डिमांड को क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा। सुमेध क्लियर है, क्योंकि एक बार तो धोखा खा चुके हैं अपन। तो फिर जब इन लोगों ने अप्रोच किया तो उस अप्रोच का नाम था अगस्त ऑफर। लिख लीजिए, अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर 1940। इस अगस्त ऑफर में क्या कहा गया कि अगर अभी आप हम लोगों को वॉर में सपोर्ट करेंगे और अगर वॉर हम जीत जाते हैं तो आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग बनाएंगे, जो आपका डिमांड है वो हम पूरा करेंगे। मतलब अभी आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, उसके बदले हम जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। हम लोगों ने उसकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धोखा खा चुके। क्लियर है यहां तक सबको? आप लोग अपने लैंग्वेज में हल्का फुल्का लिखते रहिए, ठीक है? मेरे लिखाने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए स्टोरी जरूरी है, और हल्का फुल्का लिखते रहिए जिससे कि आपको चीजें याद रहेंगी। चलो यहां तक हो गया। अब चलते हैं हम लोग, जब हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को, तो फिर इन लोगों ने एक और चीज लेके आए जिसका नाम रखा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिप्स मिशन, CRIPPS, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन जो लाए थे उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स।
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन लाए थे, इनमें भी यही बातें कही गई थी जो अगस्त ऑफर में था। मतलब एक तरह से जो है नाम खाली चेंज किया था, कंटेंट सेम था, जो कंटेंट पहले था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमें सपोर्ट करो और आफ्टर द वॉर अगर हमारी जीत होती है तो फिर हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। यही प्रॉमिस किया गया था इन क्रिप्स मिशन ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा। तो गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने तो इसको ये भी कहा था कि इट इज पोस्ट डेटेड चेक। लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि क्रिप्स मिशन को किसने कहा था कि ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है। तो आंसर है गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन। ये भी हमने रिजेक्ट किया, तो अब आ गया कैबिनेट मिशन। लिखिए, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। अगर डेट भी लिखना है तो 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन जो है 1946 को आता है। जाहिर है इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ब्रिटेन जो है वो पूरी तरह से वीक हो चुका होता है, क्योंकि जो अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो आपके पैसे, मैन पावर सब जा रहा है। तो धीरे धीरे जो पावर था ना ब्रिटेन का, वो कम होता चला गया। और इसके लिए वो जितने भी कॉलोनी थे उसके पास, सब कॉलोनी को इंडिपेंडेंस कर रहे थे, आजादी दे रहे थे। और उसी क्रम में भारत को भी उन लोगों ने सोचा कि चलो अब इसको भी आजाद कर देते हैं। तो फिर उस समय ब्रिटेन में जो है सत्ता भी परिवर्तित होता है। मतलब जिसकी सरकार होती है वो चेंज हो जाती है। तो वहां लेबर पार्टी की सरकार आती है, और लेबर पार्टी जो है वो प्रो इंडियन होती है, इंडिया के सपोर्ट में होती है। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन लाया, और कैबिनेट मिशन जब लाया गया था तो उसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर। तीनों का नाम भी पूछता है, लिख लीजिए। 3 मेंबर कमिटी। फर्स्ट वन इज मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर, मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। सब लोग वीडियो तो ऑन करो, लग रहा है कि मैं अकेले अकेले हूं क्लास में, या पता चले कि सब लोग सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो पता चला कि ऑन कर दिया, खाना खा रहे बैठ। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो खाली ऑफ रखिए। हाँ, बोलना है तब ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। A.V. अलेक्जेंडर लिखना है पहला। दूसरा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाला ही है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये तीनों का नाम जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों का नाम पूछता है। लॉर्ड LORD, लॉर्ड पैथिक PETHICK, पैथिक। लॉरेंस LAWRENCE। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया है, 24 जनवरी 1946। मार्च ना सर? हाँ, मतलब जगे हुए हैं सब लोग। 24 मार्च 1946। ठीक है, कितने मेंबर है, 3। तीनों का नाम देख लिया। अब इस कमिटी ने जो रिकमेंडेशन किया था, वो कमिटी के रिकमेंडेशन को हम लोगों ने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया था। वी अडॉप्टेड ऑल द रिकमेंडेशन गिवन बाय कैबिनेट मिशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या कहा था, टोटल मेंबर शुड बी 389। लिख लीजिए, 389 मेंबर होने चाहिए इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर होने चाहिए। और वो 389 मेंबर कहां से आएंगे, तो आउट ऑफ 389, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। आउट ऑफ 389, 296
member from British India and 93 members from Indian state. ठीक है, फर्स्ट हो गया 296 ब्रिटिश इंडिया, सेकेंड 93 इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट को ही प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस भी कहते हैं, प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस। अब इन दोनों टर्म को समझते हैं। देखो उस समय क्या हुआ था, जैसे ब्रिटेन आता है इंडिया, ब्रिटेन जब इंडिया में आया तो राजा के पास गया था, किंग के पास, कि हम लोग क्या करने के लिए आए हैं राजा साहब, हम लोग आए हैं व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो हमको दे दीजिए आप परमिशन कि हम लोग को ट्रेड करना है। तो राजा साहब जो है हमारे सब भोग विलासी वाले थे, ठीक है, जिसको ठीक है तथास्तु, पैसा वैसा दोगे ना तुम लोग, टैक्स वैक्स दोगे ना, हाँ ठीक है करो जो करना है। तो ये लोगों ने परमिशन दे दिया। तो ब्रिटेन वो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आ गई इंडिया, आके यहाँ पर जो है अपना ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है। ट्रेडिंग करने के बाद उसने क्या देखा कि यहाँ के राजा जो है उनको कोई राजपाट से मतलब तो है नहीं, तो धीरे धीरे वो राजपाट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर जो राजा के आसपास वाले लोग हैं उनको वो अपने में मिला लेता है, और जब राजा कंप्लीट रूप से वीक हो जाता है तो फिर राजा के ऊपर अटैक कर देता है। ये पॉलिसी थी ब्रिटेन की या ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जब वो अटैक करता है तो राजा तो हो चुका है वीक, कमजोर हो चुका है, तो फिर उसके सब कुछ छीन लेते हैं। फिर राजा साहब को बोलते हैं, राजा साहब ऐसा है कि अब जो है आपके पास दो ऑप्शन है। तो बोला भाई क्या ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन है कि या तो आपको जो मैं 2 लाख रुपए सालाना दे रहा हूं, एनुअल 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, आप जो है अपनी गद्दी पे बैठिए और हमेशा आप राजा ही कहलाइए, आप हैं राजा, चुपचाप बैठे रहिए, कुछ आपको इंटरफेरेंस नहीं करना है, जो भी काम करेंगे हम करेंगे। कौन बोल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी राजा को बोल रहा है। तो पहला तो ऑप्शन ये है आपके पास कि आप राजा बने रहिए और आराम से देखते रहिए क्या हो रहा है तमाशा, और हम जो है आपके नाम पे लूट खसोट करेंगे, टैक्स वसूलेंगे और बहुत ज्यादा टैक्स वसूलेंगे, जो जनता है उनका खून चूस लेंगे पूरी तरह से, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि नहीं बोलने के लिए आपको 2 लाख रुपए साल का हम दे रहे हैं। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा है, अगर आप ये नहीं मानते हैं तो हम आपका गला काट देंगे, मतलब हम आपको मार देंगे। तो जो राजा साहब थे जिनको कुर्सी बहुत ही प्यारी थी, तो जिनको राजा कहलाना ज्यादा अच्छा लगता था, तो उन लोगों ने क्या किया होगा? पहला ऑप्शन एडॉप्ट कर लिया होगा। तो वो जो राजा साहब थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया, वो कहलाए प्रिंसली स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट। तो उस तरह के एरिया से 93 लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने का प्रोविजन रखा गया। प्रिंसली स्टेट समझ में आया सबको? भार्गवी को नहीं आया लगता है, ज्यादा हिंदी हो गया। भार्गवी क्लियर हुआ? Yes sir, I understood. हाँ, और कौन है? आशीष। आशीष, आशीष को तो आती है हिंदी। आशीष क्लियर है? हाँ, और बाकी बाकी लोग तो हिंदी भाषी ही है, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। तो ये हो गया प्रिंसली स्टेट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और चुपचाप राजा बने रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है, सारा जो पावर है वो एंजॉय कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है। तो इस तरह का जो एरिया था इंडिया में, उसको बोलते हैं इंडियन स्टेट या प्रिंसली स्टेट, जहां से 93 लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं ये सारा काम? कैबिनेट मिशन में ये प्रोविजन दिया गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? सेकेंड पॉइंट, जो 296 लोगों की बात चल रही है, 296 कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया से। ये ब्रिटिश इंडिया क्या है? ये वही है जो राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी एक्सेप्ट नहीं की, मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो उसको क्या किया इन लोगों ने? मार दिया, और सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा था। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है, यहां पर कोई भी मीडियोकर या मिडिल मैन राजा के नाम से नहीं है, यहां डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो यहां से कितने लोग आएंगे? 296 लोग आएंगे। तो ये जो 296 लोग हैं, इसके लिए रखा गया कि इनको हम लोग
इलेक्ट करेंगे, यहां लिख दीजिए इलेक्टेड। ये जो है 296 जो लोग हैं वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, और जो 93 है ये नॉमिनेटेड बाय किंग, नॉमिनेटेड बाय किंग, जो राजा है वो नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग आएंगे वो किस हिसाब से चूज किए जाएंगे। तो ऑप्शन था ऑल आर फ्रॉम इलेक्शन, ऑल आर फ्रॉम नॉमिनेटेड, या बोथ, या नन। क्या रहेगा आंसर? बोथ। Nominated. बोथ ना। नॉमिनेटेड तो हो गया 93 नॉमिनेटेड बाय किंग, और 296 इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन, तो बोथ हो गया। करेक्ट हुआ? क्लियर है? यहां तक जो मैंने पढ़ाया है क्या सबको क्लियर है? क्योंकि मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा। यस सर। यस सर। सोनी कुछ बोल रही है? सोनी? नहीं सर, समझा। समझ में आ रहा है? खुशी? हम्म। खुशी खुश हो? ठीक है। यस सर। क्या को समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं एक्चुअली कंफर्टेबल होता हूँ बोर्ड पे, ज्यादा बैठ के पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मेरी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है क्या। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो ये कर लेंगे, पीपीटी बना लेंगे, या फिर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब एक लाइन लिख लीजिए, सीट्स टू बी, नीचे लिखिए एरो डाल के पॉइंट, मतलब कैबिनेट मिशन में ही पॉइंट लिखना है। पॉइंट लिखिए, सीट्स टू बी अलॉटेड in proportion to population, seats to be allotted in proportion to population। मतलब जो सीट्स अलॉट की गई है, जैसे मान लो ये 93 सीट्स है या 296 सीट है, तो ये सीट कैसे अलॉट की जाएगी? पॉपुलेशन के आधार पर, कि इतना पॉपुलेशन है तो यहां से एक मेंबर को लाया जाएगा। उसके लिए रखा गया था एवरी 10 lakhs पे 1 in 1 million, मतलब 1 to a million, ऐसा रखा गया। ये भी लिखा देता हूं। इच प्रोविंस, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इच प्रोविंस एंड इच इंडियन स्टेट were allotted seats in proportions of its population, roughly in the ratio of 1 to a million, 1 to a million, ONE1 TO2 a million, मतलब एवरी 10 lakhs पे एक मेंबर को चुना जाएगा। Seats so ascertained, next point, seats so ascertained, 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 were distributed among the main communities in each province. I repeat, seats so ascertained were distributed among the main communities in each province. The main communities recognized were Sikh, Muslim and general। ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि मेन कम्युनिटीज में किसको किसको रखा गया है, तो आंसर है सिख, मुस्लिम और जनरल। हमने अभी तक क्या देखा कि जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो पॉपुलेशन के आधार पे की गई है। पॉपुलेशन में क्या कंडीशन था कि एवरी 10 lakhs पे 1, और जो सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो 3 जातियों में विभाजित, मतलब डिवाइड किया गया। उसमें मेन कम्युनिटी था सिख, और मुस्लिम के लिए था रिजर्वेशन, और जो बच गए वो सब आ गए जनरल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ये था हमारा प्रोविजन।
तो जनरली क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाओ कि जो राजा साहब थे जिनको सीट्स बहुत ही प्यारा है, क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किए होंगे? नहीं किए होंगे, जाहिर है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उनका जो राजा वाला गद्दी है वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन उनको तो गद्दी प्यारी है, तो उन्होंने क्या किया, 93 लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आए। क्लियर हुआ? तो जो नॉमिनेट करने वाले थे राजा साहब, उन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा। तो जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए वो सब इलेक्शन के थ्रू ही आए, नॉमिनेशन के थ्रू एक भी नहीं आया, क्योंकि राजा ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बिकॉज उनको राजपाट जरूरी था, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं था। तो लगभग कितने लोगों की टीम बन गई? 296 लोगों की टीम बन गई, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार किया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोगों की टीम थी, तो आंसर है 296 या अप्रोक्सीमेटली 300। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें कितने मेंबर की टीम बन चुकी है? 300 लोगों की। तो जो भी क्लोजेस्ट रहेगा उसको आपको टिक मार्क कर देना है एग्जाम। किसी किसी बुक में 296 है, किसी किसी बुक में 298 है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब ये 300। हाँ, क्या बोल रही है सोनी? लूसेंट में 299 है। हाँ वही, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। तो आप कंफ्यूज मत करना, जो 300 के आसपास है वो आपका राइट आंसर रहेगा। और हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो अब ये समझ लो कि 300 लोगों की टीम बन चुकी है। अब ये 300 लोग जो है मिलकर क्या बनाने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रुचा, क्लियर है? ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। तो पहली बार मीटिंग किया इन लोगों ने 9 दिसंबर 1946। लिख दीजिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946। अब इस दिन क्या किया गया? किसी ना किसी को एक बनाएंगे ना, मॉनिटर बनाएंगे क्लास का। 300 लोगों की भीड़ है, कोई एक तो होना चाहिए मॉनिटर। तो उसमें क्या किया गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। INTERIM, इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। 9 दिसंबर के बाद डे आफ्टर टुमारो क्या रहेगा? कौन सा डेट? 11। तो सेकेंड मीटिंग जो है वो होता है 11 दिसंबर 1946। अब उस दिन क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ या परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले हमने क्या बनाया था? टेम्पररी प्रेसिडेंट। किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद हमने बनाया राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया। सिमिलरली, नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली बोथ H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H मतलब हॉर्स, C मतलब कैट, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामचारी, V for vowel, T for तमिलनाडु, V.T. कृष्णामचारी were elected
were elected as the vice president of the assembly. ठीक है, 11 दिसंबर को दो काम हुआ है। पहला काम हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। साथ में दो लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, एक है मुखर्जी साहब, दूसरा है कृष्णामचारी। ठीक है, अगेन डे आफ्टर टुमारो, क्या डेट आएगा? 13 लिखिए, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। इसमें हुआ है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू। बाय जवाहरलाल नेहरू मतलब अभी तक क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू सब जगह घूम घाम के आराम से कॉपी पेस्ट करके पेन ड्राइव तैयार कर लिया। ठीक है, और उस पेन ड्राइव का नाम क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्होंने रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो एज इट इज पास हो गया। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए गए और बाकी जो है वो एकदम जबरदस्त तरीके से कॉपी पेस्ट हुआ था, तो उसको किसी ने काटा पीटा नहीं। जो जो प्रोविजन लाए नेहरू साहब, वो सब एज इट इज पास हो गया। तो उसमें लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड after considerable deliberation. After considerable deliberation. Sir, can you repeat? हाँ, objective resolution was adopted after considerable deliberation. After considerable deliberation and debate in the assembly on 22nd January 1947. Objective resolution was adopted after considerable deliberation and debate in the assembly on 22nd January 1947. मतलब क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने में पेश किया और उस पर डिस्कशन किया गया। जो जो पॉइंट उन्होंने रखे थे उसमें हल्का फुल्का चेंजेस करके उसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। सबने उसको मान लिया। तो उसमें जो सब बातें कही गई थी वो एज इट इज संविधान में रख दिया गया। यहां तक क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविजंस रख दिए गए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए। ठीक है, अब एक डेट लिखिए, 24 जनवरी 1950। खुशी लगता है थक गई है। 11 बज चुके हैं, नींद आ रही है सबको? चलो 10 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट सब लोग अपनी नींद को बचा के रखिए। खुशी जग गई है, देखो 10 मिनट बोला तो जग गई। ठीक है, लिखो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इस डेट को ना 3-4 चीजें हुई है। पहला, 24 जनवरी 1950 को 4 चीजें हुई है। फर्स्ट पॉइंट है एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग। एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग। दूसरा पॉइंट एडॉप्टेड नेशनल एंथम। एडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम। एडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग। 2 हो गया। तीसरा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected
बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये तीन चीजें हुई है 24 जनवरी 1950 को। क्या हुआ है? पहला, एडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग। कौन बताएगा नेशनल सॉन्ग क्या है? जन गण मन। देखो, हो गया गड़बड़। विकास जी सही सही वंदे कौन मातरम। बताएगा? सारे जहां क्या सारे जहां से? अच्छा, सर वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम वाले दो लोग आ गए। और है कोई? वंदे मातरम सर। आशीष भी वंदे मातरम के साथ है। विकास जी के साथ कोई नहीं है? विकास जी आप अकेले हो गए लगता है। कोई बात नहीं सर, अगर गलत हुआ तो सीख जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। जो विकास जी ने बोला है वो जनगण मन है, वो है नेशनल एंथम। लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was taken from Anand Math magazine. National song Vande Mataram was taken from Anand Math magazine, comma, written by, किसने लिखा है? किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या 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 बोली सोनी? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, बंकिम चंद्र जी, वेरी गुड, याद है इसको। लिख लीजिए भाई सब लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ मैगजीन, जिस आनंद मठ मैगजीन से वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, सबने लिखा। अब कौन बताएगा कि फर्स्ट टाइम वंदे मातरम किसने गाया? ए.आर. रहमान ने। किसने गाया है वंदे मातरम? लता मंगेशकर ने। विकास जी अंधेरे में बैठ के लगता है। नहीं सर। कौन नहीं गाना सर। गाया था? हम तो नहीं गाए थे। ये तो नहीं पता कौन। हम तो नहीं गाए थे सर, हमको मत दीजिए सजा। सबसे पहले जिसने लिखा है वही गाया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो उसने ही गाया है। ठीक है, कब गाया है? 1896 कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट टाइम sang by Bankim Chand Chatterjee in Calcutta session of INC 1896। तो बहुत सारा फैक्ट हो गया। पहला फैक्ट हो गया क्या कि नेशनल सॉन्ग है क्या, दूसरा किसने लिखा है, तीसरा कहां से आज लिया गया है, चौथा किसने सबसे पहले गाया है, कब गाया है, कहां गाया है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको पूछता है एग्जाम। अब चलते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जनगण मन, रिटेन बाय, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड, लिख दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब सबसे पहले किसने गाया है? जिसने लिखा है उसी ने गाया है। तो संग फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ गाया है? इन दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार लगी थी, जहां पर जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी चीफ गेस्ट आए थे ब्रिटेन से। फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन दिल्ली दरबार 1911। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए, चीफ गेस्ट वाज या चीफ गेस्ट वर जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। और जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इनके गाना सुन के, तो इनको देते हैं एक टाइटल जो बहुत एग्जाम में पूछता है। उस टाइटल का नाम है नाइटहुड। हाँ, वेरी गुड, नाइटहुड। नाइटहुड का टाइटल जो है वो दिया जॉर्ज फिफ्थ ने रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि टैगोर साहब माइक लेके मस्त गाना गाए थे।
ठीक है, सबने लिख लिया, किसी का छूटा तो नहीं? प्रियंका एकदम चुप चुप है, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। आज तुम पहला क्लास नहीं अटेंड की थी मेरा? नहीं। अच्छा, खाली विवाह की थी इसमें नहीं, इसलिए विवाह को याद है। आशीष तुम तो किए थे ना? आशीष फर्स्ट क्लास? हाँ सर, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा ऑनलाइन फर्स्ट है ना, ऑफलाइन तो सुने किए हो ना। ठीक है, हाँ सर। अब बताइए कि कितना टाइम लगा संविधान बनने में, टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 2 years, years 11 months 18 days। 18 days। लिख दीजिए 2 years, सोनी ने बताया और आशीष ने बताया 2 years 11 months 18 days टाइम टेकन फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। बनाने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 years 11 months 18 days टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। कितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर? 64 lakhs। 64 lakhs का खर्चा हुआ